नमस्ते बच्चों। आज जो टॉपिक हम ले रहे हैं उस टॉपिक का नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम। अब ये जो कॉन्सेप्ट है इतना जनरलाइज कॉन्सेप्ट है कि इसके बिना आपको जो है सवाल करने में बहुत अधिक जो है मुश्किलें आने वाली हैं। तो हमको जो इस कॉन्सेप्ट है वर्क एनर्जी थ्योरम को इसको बहुत अच्छी तरीके से समझना है, जिससे कि आप इस जब कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें तो आपको किसी तरीके की दिक्कत नहीं आए। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे अगर ऑब्जर्वेशन हमने देखा है कि अगर बहुत सारी चीजें हम करते हैं तो फाइनली हम लोगों को एक रिजल्ट मिलता है, और वो रिजल्ट हमको ये कहता है कि मान लो कोई एक बॉडी है और एक सिस्टम है। मान लो कोई बॉडी है या फिर सिस्टम है और उसके ऊपर आप 40 फोर्सेस लगा रहे हैं। अब उनमें से कुछ फोर्सेस जो है हो सकते हैं कि कंजर्वेटिव हो सकते हैं और कुछ फोर्स जो है नॉन कंजर्वेटिव हो सकते हैं। अब अगर हम एग्जांपल के लिए मान लें कि हमारी बॉडी का एक सिस्टम है, तो हमारे जो मस्कुलर फोर्सेस है वो क्या है, कंप्रेस होगी या फिर इलोंगेट होगी। तो जो इंटरनल फोर्सेस है अब हम काम तो करते हैं। तो जो सिस्टम है, सिस्टम पर फोर्स क्या लग सकता है, सिस्टम पे फोर्स लग सकता है इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो लेकिन हमने ये पाया कि बॉडी पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सारे फोर्स का अगर हम वर्क निकालते हैं तो इरिस्पेक्टिव ऑफ थिंकिंग कि वो फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है, इंटरनल है या एक्सटर्नल है, कांस्टेंट है या फिर वेरिएबल है, जितने भी फोर्स उस बॉडी पर लग रहे हैं उन सारे लगने वाले फोर्सेस का अगर हम वर्क निकाल लें तो हो सकता है कि कुछ फोर्सेस के वर्क पॉजिटिव आए, कुछ फोर्सेस के वर्क निगेटिव आए और कुछ फोर्सेस के वर्क जो है जीरो भी आ सकते हैं। तो जो जैसा आ रहा है उसको हमको वैसा ही ले लेना है। तो हम सभी फोर्सेस का जब हम जोड़ करेंगे तो उस सिस्टम के काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होगी। तो ये जो स्टेटमेंट है कि हम जितने भी फोर्स किसी सिस्टम पे लग रहे हैं उन सारे फोर्सेस का हम जोड़ करते हैं, तो जो जोड़ करने के बाद जो आएगा वो उस सिस्टम के काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या कहलाता है, वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करें तो टोटल वर्क डन ऑन ए बॉडी बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये जो स्टेटमेंट है ये वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट है कि टोटल वर्क डन ऑन ए बॉडी बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो स्टेटमेंट की अगर बात करें तो जो टोटल वर्क डन होता है ऑन ए बॉडी बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब अगर हम इसको लिखना चाहें तो W टोटल ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर हम काइनेटिक एनर्जी की चेंज की बात करते हैं तो ये क्या होता, इसको कैसे लिखेंगे, ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि वर्क डन जो है टोटल वर्क डन ऑफ ऑल फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ये सवाल आता है, यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि एनर्जी क्या होती है। अगर एनर्जी की हम बात करें, यहां पे हमने एक टर्म यूज किया है, वो टर्म का नाम है एनर्जी। तो एनर्जी की अगर हम बात करें तो हमने अभी तक ये पढ़ा है कि एनर्जी को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि इट इज कैपेसिटी टू डू वर्क। अगर हम एनर्जी की बात करें तो इट इज ए कैपेसिटी टू वर्क। अगर कोई सिस्टम है और सिस्टम हैज कैपेसिटी टू वर्क, सिस्टम वो जो है कोई काम करने की क्षमता रखता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि उसके पास जो है एनर्जी है। पर काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो उसकी मोशन के कारण होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी
जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इट इज एन एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। जो इसके ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण जो एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो हम बोलते हैं उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। अब काइनेटिक एनर्जी का हमको अगर फॉर्मूला डिराइव करना है तो हम ऐसा बोलेंगे, कोई एक ऑब्जेक्ट है और वो उस ऑब्जेक्ट पे हमने कोई वर्क किया है और वो वर्क जो है, वर्क का आउटपुट जो है आना चाहिए। अब हम ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट को हमने लिया और वो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट जो है वो जो है रेस्ट में है और ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और वो जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट के बाद क्या हो जाता है? मोशन में आ गया। तो हमने जितना भी वर्क किया है उस वर्क का एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और वो ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? कि वो बॉडी को जो है रेस्ट से मोशन में ले आए। तो यहां पर हम जो भी वर्क कर रहे हैं वहां उस वर्क का एक ही ऑब्जेक्टिव है। वो ऑब्जेक्टिव क्या है? वो ऑब्जेक्टिव है कि उस बॉडी को जो है रेस्ट से जो है मोशन में लेके आ जाए। अब अगर हमने जो है बॉडी को मान लो ये एक बॉडी है, इसको हमने जो है यहां से ऊपर की तरफ उठाया, तो हमने क्या किया कि बॉडी की जो है काइनेटिक एनर्जी को भी बढ़ाया और हम अगर इसको ऊपर की तरफ उठा रहे हैं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर एक mgh एनर्जी भी स्टोर हो जाएगी। लेकिन अगर किसी बॉडी को हमने हॉरिजॉन्टली जो है चलाया, तो हॉरिजॉन्टली अगर हम चला रहे हैं तो उसकी जो है सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को जो है हम चेंज कर रहे हैं। अब हमने ये मान लिया कि कोई एक बॉडी है, एक बॉडी हमने लिया और वो बॉडी जो है m मास की है। ये बॉडी क्या है? m मास की बॉडी हमने लिया और इसको जो है हमने इसके ऊपर एक हमने फोर्स लगाया। फोर्स क्या है? हमने एक फोर्स इसके ऊपर लगा दिया और वो फोर्स क्या है? एक F फोर्स हमने इसके ऊपर लगा दिया। अब ये बॉडी जो है, बॉडी ने क्या किया? एक वेलोसिटी गेन कर ली और वो वेलोसिटी क्या हो गई? वेलोसिटी हो गई जो है v वेलोसिटी इसने गेन कर ली। यहां पर इनिशियल इसकी वेलोसिटी क्या है? 0 है और इसने v वेलोसिटी गेन कर ली। जीरो वेलोसिटी से v वेलोसिटी गेन करने में इसने जो है जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है s। इसने जो है s डिस्टेंस जो है ट्रेवल किया है। अब यहां पर हम ये देखते हैं कि जो यहाँ पे जो है बॉडी को जो है, यहाँ पे जो बॉडी यहाँ पे रखी हुई है, हम ये मान सकते हैं कि इसके ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है। अगर यहाँ पर हम सरफेस को रफ मान लेंगे तो रफ सरफेस पे हमको फ्रिक्शन भी लेना पड़ेगा, तो हमें वर्क डन बाय फोर्स और वर्क डन बाय फ्रिक्शन दोनों लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे वर्क डन केवल फोर्स ही ले रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एक फोर्स है, ये फोर्स कुछ काम कर रहा है और ये जो फोर्स लग रहा है, फोर्स क्या कर रहा है? बॉडी को रेस्ट से जो है मोशन में लेकर आ रहा है। अब हमको ये चेक करना है कि ये जो फोर्स है, फोर्स के द्वारा हमने जो है कितना वर्क किया। तो हमको फोर्स का फॉर्मूला पता है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हमने मास, हमको पता है कि मास हमने यहां पे m लिया है तो मास हो जाएगा m। और अगर जो एक्सेलरेशन की हम बात करते हैं तो एक्सेलरेशन को हम जो है दो फॉर्मूले में लिख सकते हैं। एक तो dv/dt लिखते हैं और दूसरा हम लिख सकते हैं v dv/ds। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो हमने यहां पर लिखा है, यहां पे हमने जो लिखा है ये क्या है? एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं dv/dt भी लिखते हैं। तो हम अगर यहां पर जो है dv/dt लिखा है तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अगर हमने यहां पर हमने क्या किया? हमने यहां पे लिख दिया ds/dt। हमने इस तरीके से लिख दिया तो हमारा ये क्या हो जाएगा? हमारा जो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? हमारा dt कैंसिल हो जाएगा, dv/ds भी हम जो है यहां पर लिख सकते हैं। अब जो है हमारा ये फार्मूला हो गया m
वी डीवी अपॉन डीएस। अब जो एम वी डीवी अपॉन डीएस है, अब इसमें हम देखते हैं कि एम वी डीवी जो है, अब हमने डीएस को जो है हम इस तरफ लेके जा रहे हैं, एफ डॉट डीएस लिख दिया और इधर क्या हो जाएगा एम वी डीवी। हम इस तरीके से लिख दिया हमने, ये जो फोर्स है, फोर्स के साथ हमने डीएस को लेकर गए इधर और हमने लिख दिया एम वी डीवी। जो एम वी डीवी है यही क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। और जो एफ डॉट डीएस है ये क्या है, इट इज ए स्मॉल वर्क है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू इक्वल टू एम वी डीवी। इसको हमने इस तरीके से लिख दिया कि डी डब्ल्यू इक्वल टू एम वी डीवी। अब हमने देखा कि यहां पर हमने अगर इसको हमको वो टोटल वर्क निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा यहाँ पे W हो जाएगा, W इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन एम वी डीवी। अब हमको जो है m कांस्टेंट है तो m को बाहर लेके आएंगे, v के हमको लिमिट लिखनी पड़ेगी। तो v हमारा कहां तक जा रहा है, 0 से v तक। तो हम यहां लिख देंगे g टू v और m हमारा कांस्टेंट है तो m को हम बाहर लेके आएंगे, यह जाएगा m 0 से v dv। अब v dv का इंटीग्रेशन जो है हमको करना आता है, क्योंकि v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन 2। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर आ जाएगा। और जो हाफ एम बी स्क्वायर आया तो यही हमारा जो वर्क है, वर्क क्या हो गया हमारा जो है हाफ एम बी स्क्वायर। और हाफ एम बी स्क्वायर को ही हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारी क्या है, काइनेटिक एनर्जी का भी जो है फार्मूला है, ये हमारे काइनेटिक एनर्जी का भी फार्मूला है। तो ये जो हमारा निकल के आया W इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, और हाफ एम बी स्क्वायर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है। तो हम इस फार्मूले को डिराइव करते समय दो बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। एक कि हमने m का जो है इंटीग्रेशन नहीं करते वक्त m को हम बाहर लेके आ गए। तो m को हम बाहर कब लेके आ सकते हैं, जबकि m जो है हमारा कांस्टेंट हो। अगर m कांस्टेंट नहीं है तो हम m को बाहर नहीं ला सकते हैं। तो m हमारा कांस्टेंट कब कब जो है हो सकता है, जैसे कि हम एक्टिवा चला रहे हैं, तो एक्टिवा चलाते वक्त तो हम जो वर्क कर रहे हैं वहां पर एक्टिवा की स्पीड को हम जो है कांस्टेंट मान सकते हैं, तो वहां पर हम m को बाहर निकाल सकते हैं। अगर कोई जो है जो रेस में कोई दौड़ रहा है बंदा, तो हम उसके जो है वर्क को अगर हम निकालना है तो वहां पर उसके मास को हम जो है कांस्टेंट मान सकते हैं और बाहर जो है इसको निकाल सकते हैं। लेकिन अगर जो है इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है, उसको हम कैसे कंसीडर करेंगे, उसको हम कांस्टेंट माने या उसको जो है वेरिएबल माने। तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड होती है 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। पर अगर देखा जाए कि जो लाइट की स्पीड होती है, लाइट की स्पीड क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर ये लाइट की स्पीड से कंपेयर करें तो लाइट की स्पीड से कंपेयर करने पर इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या है, सिर्फ 1% आ रही है। जब तक हमारी जो कोई भी मोशन है अगर वो लाइट की स्पीड से 10% से कम है तो हम उसको जो है उसके मास को कांस्टेंट मान सकते हैं। हम उसकी जो वेलोसिटी है लाइट की स्पीड से अगर जो है उसकी स्पीड जो है 10% से कम है तो उसको हम जो है उसके मास को कांस्टेंट मान सकते हैं। तो हम इलेक्ट्रॉन की स्पीड को भी हम कांस्टेंट मानते हैं। और हमने जब इलेक्ट्रॉन की का जो है वर्क निकाला है तो वहां पर हमने इस फार्मूले को हमने यूज किया है। तो अगर जो है हमारा जो v है, v जो है वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू जो है c, अगर जो है स्पीड की लाइट से बहुत अधिक जो है हमारी वेलोसिटी कम है तो हम इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। अब अगर जो है एक कोई एग्जांपल से हम इस कॉन्सेप्ट को अगर समझने की कोशिश करें कि वर्क एनर्जी थ्योरम को हम कैसे अप्लाई करते हैं, तो मान लो कोई एक m मास की कोई बॉडी है, एक m मास की बॉडी है और उसको जो है हमने जो है h हाइट से इसको जो है नीचे की तरफ हमने जो है गिरा दिया।
तो m मास की बॉडी है, h हाइट से हमने नीचे गिराया, और जब ये फ्लोर पे आई, जब ये फ्लोर पे आई तो इसकी स्पीड जो है, स्पीड इसकी है 1.5 GH, ये जो है इसकी स्पीड है। तो हमको यहां पर कैलकुलेट क्या करना है कि इस पे जो एयर रेजिस्टेंस है, एयर रेजिस्टेंस के द्वारा जो है इसके ऊपर किया गया वर्क जो है निकालना है। तो एक बॉडी, एक m मास की बॉडी है, और ये जो है हाइट h पे रखी हुई है, और उसको जो है h हाइट से इसको जो है नीचे की तरफ फ्लोर पे गिरा दिया गया। तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, √1.5 GH। तो हमको जो है इस बॉल के ऊपर गिरने लगने वाला जो एयर रेजिस्टेंस का वर्क है वो हमको निकालना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको जो है वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्लाई करना पड़ेगा। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि जो टोटल वर्क डन है, जो टोटल वर्क डन है वो क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इस कॉन्सेप्ट को हम यहां पर यूज करेंगे। तो हमारा जो टोटल वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इसके ऊपर हमको अगर जो है यहां पर टोटल वर्क डन निकालना है तो हमको दो चीजें पता होनी चाहिए। एक तो हमको ये पता होना चाहिए इसके ऊपर फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं, और उनकी डायरेक्शन हमको पता होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि m मास की बॉडी है, तो इसके ऊपर एक जो है mg नीचे की तरफ लगेगा, और इसके ऊपर एक जो है एयर रेजिस्टेंस लगेगा जो कि ऊपर की तरफ लगेगा। एयर रेजिस्टेंस जो है ऊपर की तरफ लगेगा। तो इसके ऊपर जो है दो फोर्सेस लग रहे हैं, तो दोनों फोर्सेस के हमको वर्क को यहां पर लिखना है। तो हम इसको वर्क को कैसे लिख सकते हैं, जो mg है वर्क ऑफ mg लिखना है, प्लस वर्क ऑफ एयर रेजिस्टेंस लिखना है। अब इन दोनों फोर्स लग रहे हैं, तो इन दोनों के फोर्स के द्वारा जो किया गया वर्क है वो क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हमने ये जो है जो कॉन्सेप्ट है इसको यहां पर यूज किया। अब हमको ये पता है कि mg के द्वारा जो किया गया वर्क है वो क्या हो जाएगा, mg h हाइट तक आ रहा है तो mg h हो जाएगा। हमको जो है एयर रेजिस्टेंस का वर्क निकालना है, तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे, और हमारा जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो हमारा जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल है, फाइनल क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा हाफ mv²। तो ये हो जाएगा हाफ m, और v² लिखेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, 3/2 है ये, तो 3/2 GH, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे v का तो ये हो जाएगा 3/2 GH। और या इनिशियल काइनेटिक एनर्जी चूंकि u0 है तो ये 0 हो जाएगा। तो यहां पर हम लिख देंगे mgh प्लस w एयर रेजिस्टेंस का वर्क इक्वल टू हाफ m। अब ये क्या हो जाएगा, 3/4 mgh ये आ जाएगा, और W रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस का वर्क हमको निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ये mgh इधर आ जाएगा, माइनस mgh हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -1/4, क्योंकि ये माइनस इधर चला जाएगा, -1/4 mgh, माइनस mgh/4 जो है ये आ जाएगा एयर रेजिस्टेंस का जो है वर्क। तो हमने देखा कि हमने ये वर्क एनर्जी थ्योरम के कॉन्सेप्ट को यूज करके जो एयर रेजिस्टेंस था उसके द्वारा जो किया गया वर्क है वो हमने यहां पर निकाल लिया। तो इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वर्क एनर्जी थ्योरम के, जो कि आपको ये कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आपको सॉल्व करने में मदद करेंगे। तो होप बच्चों आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और एक चीज आप ये मान लीजिए कि जो पेशेंस होता है, पेशेंस क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए। पेशेंस क्या होता है कि जब आप कोई चीज की डिले हो रही है, या फिर कोई आप जो है विपरीत परिस्थितियों में
कोई चीज को शांति से जो है आप जो है सहन करते हैं बिना शिकायत के। मतलब धैर्य का क्या मतलब होता है कि आप जो है प्रतीक्षा करना जानते हैं। पेशेंट का मतलब, पेशेंट होने का मतलब क्या होता है कि आप विश्वास रखते हैं कि जो अंत में होगा वो जो है अच्छा होगा। अगर पेशेंस की बात करें तो पेशेंस का मतलब क्या होता है कि जो एंड होगा उसको आप जो है अपने बिगिनिंग में, अपने स्टार्टिंग में आप उसको विजुलाइज कर रहे हैं। आप अगर एग्जाम्पल की बात करें कि कोई किसान है और किसान क्या कर रहा है कि कोई बीज को बोता है, बीज को बोएगा और वो उस बीज को फिर जो है पानी देता है। मान लो उसने एक आम का पेड़ लगाया और वो आम का जो पेड़ है वो बहुत छोटा सा है, तो उसको क्या करेगा, वो वाटरिंग करेगा, उसको देख रेख करने के लिए उसकी एक बाउंड्री बनाएगा जिससे कि कोई एनिमल, कोई जानवर उसको डैमेज ना करें, और लंबे समय तक वो उसको प्रतीक्षा करता है, लंबे समय तक उसकी देखरेख करता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब वही पौधा 5 साल 6 साल के बाद जब वो प्रिपेयर हो जाता है तो वो इतना फल देता है कि उसकी पूरी फैमिली उन फल को बेच करके आराम से जो है अपना जीवन यापन कर सकती है। लेकिन वो 5 साल तक वो जो है किसान जो है पेशेंस रखता है, और वो उन सभी विलंब जो उसको पता है कि जो ये विलंब हो रहा है उसको वो पेशेंस से उसको जो है अपने को सहन करता है और उस पौधे की देखरेख को करता रहता है। तो जब आप अपनी एंड स्टेज को जब आप देख पाते हैं तो आपको पेशेंस का जो है, आपको जो है एक एक्सपीरियंस होता है कि हमको पेशेंस होना चाहिए। क्योंकि आपकी जो पढ़ाई है, आपकी पढ़ाई जो है लॉन्ग प्रोसेस है, ये करीब 2 ईयर की प्रोसेस है। 2 साल तक आपको पेशेंस रखना है, आपको अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस रखना है, और आपको पता है कि आपको आज की मेहनत का रिजल्ट आपको नहीं आएगा, लेकिन आपकी आज की मेहनत का रिजल्ट आपको जो है 2 साल बाद मिलने वाला है। तो उस रिजल्ट को अगर आप विजुअलाइज कर लेते हैं तो आप जो है अपनी पढ़ाई को पूरी तल्लीनता से करेंगे। जैसे कि एक किसान एक बीज को बोता है तो उसकी पूरी देखरेख करता है, उसको पूरा समय देता है, उसकी पूरी केयरिंग करता है, और अंत में जब वो रिजल्ट देता है, जब वो पौधा रिजल्ट देता है तो उसका पूरा परिवार उस जो है उस फल को बेच करके उसके परिवार का पूरा जीवन यापन हो जाता है। तो उसी तरीके से बच्चों ये आपकी पढ़ाई जो है लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इसमें पेशेंस का बहुत अधिक रोल है। आपको अपने पेशेंस को बना के रखना है जिससे कि आप एंड तक मेहनत कर पाएं और अपने रिजल्ट को अचीव कर पाएं। तो बच्चों आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके के कॉन्सेप्ट को आपको सीखते रहना है, और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम पूरे फुल कोर्स को आपके मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री फुल कोर्स को हम वीडियो के थ्रू आपके पास लेके आएंगे, और आपको करीब मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए हैं उनको सॉल्व कराएंगे। तो होप बच्चों आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।